चुनावी बिसात बीत चुकी है, तैयारियां जोरों पर है। 2024 का शोर राजनीतिक गलियारों में खूब सुनाई दे रहा है। अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग बातें और मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन किसको क्या फायदा और नुकसान होगा ये वक्त बताएगा। 2024 ज्यादा दूर नहीं बचा है। मैं नमस्कार कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का एक खास कार्यक्रम 24 की खबर। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जो खबरें आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ 24 की खबर की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई और नाम सामने आया। विष्णुदेव साय का नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताया, साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है तो जहाँ पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक पर बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने कहा, विष्णुदेव साय बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सहज है, सरल है, विनम्र है और एक ऐसा चेहरा है जिसका कोई भी विरोध नहीं कर पाया। आप किस तरह देख रहे हैं विष्णुदेव साय जी? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जानने की। विष्णुदेव साय जी चेहरे के रूप में ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है? निश्चित रूप से आप लोगों का विष्णुदेव साय को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि उनका नाम सबसे टॉप पर है मुख्यमंत्री की रेस में। हाँ, नाम जरूर चर्चा में था और बीजेपी के सूत्रों ने पहले ये बता भी दिया था, लेकिन कंफर्मेशन हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में हार पर पार्टी की समीक्षा बैठक पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, सभी ने अपने विचार व्यक्त भी किए हैं और हमने कमियों के बारे में चर्चा की है। आलाकमान को जानकारी भी दे दी गई है। देखिए, तो अब कमियां दिखेगी, लेकिन हम पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम नियम कानून से बंधे हुए हैं, हम लोग अनुशासन में बंधे हुए हैं। कोई भी बात है पार्टी के अंदर आके बात करना चाहिए। इस तरह से सार्वजनिक आरोप लगाना ये कहीं भी पार्टी हित में नहीं। कई नेताओं ने तरह तरह की बातें की है। कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें वैसे तो अलग अलग राज्यों में दिखाई देती हैं, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा हुआ है या फिर कांग्रेस ये भाप नहीं पाई कि जीती बाजी को कैसे जीतना है, बल्कि जीती बाजी को ऐसे हरवा दिया गया कांग्रेस नेताओं की तरफ से? ये भी आरोप कांग्रेस नेता ही लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का हमारा मिशन 29 चल रहा है। विधानसभा चुनाव में हम यहां से नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों ने हमारा साथ दिया। अब हमारा संकल्प है कि प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी को जीतनी है, इसलिए हम पहले उन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां हम विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाए। अभियान हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ है। आज उत्तर भोपाल में जनता का आभार व्यक्त करने आए। आलोक जी को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, लेकिन उत्तर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव में हम जीत नहीं पाए, लेकिन भाई बहनों ने बहुत साथ दिया, भरपूर वोट हमें मिले। एक तो आभार जनता का और ये विश्वास दिलाना। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सवाल है, जवाब नहीं मिल रहा। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की 5 साल की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए हैं। अब उनको
थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते। बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। सबसे विचार विमर्श करके विधायक दल की बैठक करके उसके बाद ही नेता चुना जाता है। अशोक गहलोत जी की जो इच्छा है उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि 5 साल उनकी सरकार में तो केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए। अब उनको थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। सबसे विचार विमर्श करके विधायक दल की बैठक करके उसके बाद नेता चुना जाता है। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि जल्द ही एक शुभ और नया संदेश मिलेगा। नया संदेश से बहुत से संकेत भी मिल रहे हैं। क्या बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सबको चौंका देगी? आखिरकार कौन ऐसा होगा जिसे मुख्यमंत्री का यह पद मिल पाएगा? सवाल है, लेकिन जवाब तो नहीं मिल पा रहे। बीजेपी आलाकमान और राजस्थान के सभी विधायक उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे, यही कहा जा रहा है, लेकिन अब इंतजार खत्म होता भी नजर आ रहा है। मिलेगा कोई नाम संदेश, नया संदेश जो राजस्थान को सबका साथ सबका विकास मिलकर कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पार्टी आला कमान और हमारे सभी विधायकगण उचित निर्णय उचित समय पर लेना मिलेगा कोई नाम संदेश, नया संदेश जो राजस्थान को सबका साथ सबका विकास मिलकर कर सकता है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि इस बार हमारे 70 उम्मीदवार जीते हैं और 8 से 9 उम्मीदवार वो तो ऐसे हैं जो 500 या 300 मार्जिन से ही कम वोटों से हारे हैं। हार पर चर्चा भी हुई है। हमने पूरे मन से चुनाव को लड़ा था। अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई फैसला भी नहीं हुआ। जितनी भी आज तक इलेक्शन हुई है वहाँ सबसे बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रही है। कभी भी 2003 जब पहले से लेकर आप देख लीजिए बहुत कम एमएलए जो आते थे। इस बार हम 70 एमएलए ऑलमोस्ट आ गए हैं और 8-9 ऐसे एमएलए जो 300 या 500 से भी कम वोटों पर हारे हैं। तो उसको हम चर्चा हुई है और ठीक रहा है। ऐसा माना उन्होंने कि राजस्थान बिल्कुल उन्होंने कहा कि पूरे मन से इलेक्शन लड़ी गई है राजस्थान में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार हमारा मनरेगा का बकाया भुगतान नहीं कर रही है। मैं दिल्ली जा रही हूं और पीएम मोदी से समय मांगा गया है। गवर्नमेंट जो काम किया 100 दिन के लिए उसको रुपया नहीं दे रहा है। बांग्ला का बाड़ी हम जो तैयार कर रहा था गरीब लोगों को लिए, मजदूर के लिए, उसको रुपया भी बंद कर दिया। ये उसका रुपया नहीं है। आज एक ही टैक्स है, जीएसटी टैक्स। सब टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट तुल के ले जाता है। हमारा स्टेट का पहले स्टेट का टैक्स तुलने का अधिकार था और हमारा 100 दिन का काम पे रुपया का टाका नहीं दे रहा है। रास्ता तैयार करने का रुपया नहीं दे रहा है। हमारा शेयर नहीं दे रहा है जो इधर से ले जा रहा है। बाड़ी बनाने का रुपया नहीं दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर सियासी हमला बोलते हुए ये कहा कि ये बोलती हैं कि केंद्र सरकार उन्हें पैसा नहीं देते हैं, तो उन्होंने 1 से 2 साल पहले चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जाकर मिले और पूरा हिसाब लेकर जाएं। केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाओं के लिए जो पैसा दिया है उसका पूरा हिसाब वे लेकर जाएं और फिर अपने अधिकार की बात करके पूरा पैसा लेकर आए। बोलते पैसा नहीं देता, केंद्र भेजता नहीं है। मैं कहता हूं कि 1 साल पहले क्यों नहीं गए, 2 साल पहले क्यों नहीं गए? और जब जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर तो मिलते ही बोलने से, होम मिनिस्टर भी मिलते हैं। आप जाके मिलिए, चाय पी के मत आइए, हिसाब पूरा लेके जाइए। केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया है अलग अलग प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के लिए, सारे के सारे नरेगा से लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाकी जो आवास योजना।
कांग्रेस के सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यह कहा कि जनता की आंखें खुली हुई हैं, लोग देख पा रहे हैं कि गिनती हो रही है, मशीन भी खराब हो रही है और आ भी रही है। क्या कभी किसी ने 300 करोड़ रुपए कैश देखा होगा? ये दुनिया का पहला उदाहरण कांग्रेस ने पेश कर दिया। पक्ष ले रहे, उनको इतना बड़ा कुकर्म हो रहा है देश में, उनको अपने पार्टी से उन्हें निकालना चाहिए था, तो वो उसके पक्ष में बोल रहे हैं कि वो आए अपनी सफाई दें। अरे सफाई क्या, जहां पूरी जनता की आंख खुली हुई है, लोग नग्न आंखों से देख रहे हैं कि आज गिनती हो रही है, मशीन खराब हो जा रहा है, दूसरी मशीन आ रही है। अभी तो केवल डब्बे का, और कितने डब्बे होंगे, 300 करोड़ कभी किसी ने देखा होगा क्या? केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने यह कहा है कि एक और पीएम नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने की ओर संकल्प ले रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप को हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं। एक और नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक, हर परिवार को समृद्ध और सुरक्षित करना चाह रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप में हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। कांग्रेस सांसद से जुड़े परिसरों पर जो छापेमारी आयकर विभाग ने की, उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से अब प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है। रांची में कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने धीरज साहू मामले पर कहा कि मीडिया और विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि धीरज साहू का निजी मामला है। जितनी भी मीडिया में और हमारे विपक्ष द्वारा जिस प्रकार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार से ना ही ऑफिशियली कोई पुष्टि हुई है। और एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया हुआ है कि ये धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू है, इसके ऊपर में जब भी इनकम टैक्स जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, उसके बाद में जो भी फाइनल इसके बारे में रिपोर्ट देगा। स्मृति ईरानी के बयान पर सांसद मनोज झा ने कहा कि किसी के घर अगर इतना कैश मिलता है तो उन्हें जवाब देना होगा। लेकिन मैं स्मृति ईरानी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री भोपाल में भ्रष्टाचार पर गरज रहे थे। 72 घंटे के भीतर जिन पर गरज रहे थे, उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। आज वे उप मुख्यमंत्री हैं, उस पर क्या कहेंगी स्मृति ईरानी? मैं उनके जस्टिफाई नहीं करूंगा। किसी के घर से अगर इतना मिलता है तो उनको एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरज रहे थे करप्शन पे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे, उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पर कहेंगी स्मृति जी अजीत पवार साहब पे। और उत्तर पूर्व में एक मुख्यमंत्री है, डॉजियर निकाला था आप लोगों ने। कांग्रेस सांसद के घर जो कैश मिला है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इस छापे को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगर कोई भी एक सांसद क्राइम में शामिल है तो इसका जवाब वही देंगे, ना कि कांग्रेस पार्टी। पैसा कहां से आया है, पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है या फिर काला धन है, इसको लेकर भी उनको जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी पर कोई हमला नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वही देंगे। वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है, काला धन है, क्या मामला है, इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई हमला नहीं किया जा सकता।
ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है तो। और वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही लपेटे में ले लिया। उन्होंने कह दिया कि लगभग 300 करोड़ रुपए की ज्यादा नकदी मिलना कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो भी किया वो सच्चाई अब जनता के सामने आ रही है। लेकिन इनकी सच्चाई अभी और भी आना बाकी है। इनके लिए सत्ता का मतलब यही है कि अपनी अलमारियां भरो। सुनिए अनिल विज को। ये कोई हैरानगी नहीं हो रही है कांग्रेसी के घर से 300 करोड़ रुपया नगद मिलने पर, क्योंकि इन लोगों ने करा ही यही है। इन लोगों ने, इनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। ये पहले दिन से इनके लिए सत्ता का मतलब यही है कि अपने घर की अलमारियां भरना, अपनी पेटियां भरना, नोटों से भरना, इनका तो काम ही यही है। जुबानी हमले लगातार किए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है, इसमें भी कोई हैरानगी नहीं होगी। अब बात हरियाणा की राजनीति की भी कर लेते हैं। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पर कई बार आरोप लगते हैं कि गुटबाजी है, गुटबाजी। इसी पर दीपेंद्र हुड्डा ने खुलकर बोला। ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है, बल्कि गुटबाजी तो बीजेपी के भीतर है और वो जग जाहिर हो रही है। 2024 में जीत का दावा भी करते नजर आए। उचाना में वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि यहाँ से दुष्यंत नहीं लड़ेंगे, तो नारनौंद में कप्तान अभिमन्यु कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद भाजपा के अंदर धनखड़ साहब का और खट्टर साहब का में कौन सी गुटबाजी है वो सबको पता है। विज साहब की और खट्टर साहब की क्या गुटबाजी है वो सबको पता है। आदमपुर चुनाव हुआ, राव इंद्रजीत जी वोट भी मांगने नहीं आए, वो सबको पता है। किशन पाल जी का क्या चल रहा है वो सबको पता है। तो भाजपा के अंदर इतनी भयंकर गुटबाजी, और इस सरकार में बीजेपी और जेजेपी में इतना अंतरकल है, और जेजेपी के अंदर की गुटबाजी की तो मैं जिक्र ही नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ उप मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं। करनाल पहुंचे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर सियासी प्रहार करते हुए ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी तो दिखाएं, जितनी वो दावेदारी दिखाएंगे उतना बीजेपी को ही फायदा होगा। जितना चेहरा उनका और उनके बेटे का कांग्रेस दिखाएगी, हमें वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात कुलदीप बिश्नोई सियासी प्रहार करते हुए भूपेंद्र हुड्डा पर बोलते हुए नजर आए। मैं चाहता हूँ वो दावेदारी बरकरार रखें। जितना चेहरा कांग्रेस उनका दिखाएगी तो हमें वोट मांगने में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जनता उन्हीं से दुखी होगी। कांग्रेस को लोगों ने बाहर किया सत्ता के अंदर। जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी दिखाएगी, भूपेंद्र हुड्डा को और उसके बेटे को, उतना ही हमारी पार्टी को फायदा। कुलदीप बिश्नोई कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर जुबानी प्रहार किया था भूपेंद्र हुड्डा पर, और हमेशा से आरोप लगाते आए थे कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस को डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से अब बीजेपी में आ गए हैं तो निशाने पर एक ही व्यक्ति हैं, भूपेंद्र हुड्डा। धारा 370 से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब फैसला आएगा तब पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में कुछ है या नहीं। हम 4 साल से ज्यादा से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई करेगा और फैसला सुनाएगा। अब सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, हमें इंसाफ का इंतजार है। आएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या है, कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने में या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट के। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई क्या आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आखिरकार लोकसभा का चुनाव अगर लड़ने की इच्छा वो मन में लिए बैठे हैं तो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? अलग अलग क्षेत्रों की बात तो वो कर रहे हैं और उनके समर्थक भी उनको आगे आकर ये कह रहे हैं कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। एक चर्चा ये भी थी कि क्या वो करनाल लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। अब खुशी जाहिर करते हुए मन ही मन में कुछ बातें तो कुलदीप बिश्नोई कहते नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने ये तो साफ कर दिया कि वो इसके इच्छुक है,
लेकिन लड़ेंगे कहां से, इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। लेकिन जो भी कहा वो आप सुनिए। चर्चा तो है, लोग जो जहाँ लोग कहेंगे वहीं से लड़ लेंगे। चुनाव तो लड़ने के लिए बैठे ही हम। लोकसभा लड़ेंगे? लोकसभा लड़ने की इच्छा है मेरी, जहाँ से पार्टी कहेगी, जहाँ से जनता चाहेगी। चर्चा तो है, लोग जो जहाँ लोग कहेंगे वहीं से लड़ लेंगे। चुनाव तो लड़ने के लिए बैठे ही हम। लोकसभा लड़ेंगे? लोकसभा लड़ने की इच्छा है मेरी, जहाँ से पार्टी कहेगी, जहाँ से जनता चाहेगी। चर्चा देश की राजनीति में हर मुद्दे पर बयानबाजी होती रहती है। एक के बाद एक सियासी प्रहार होते। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता प्रहलाद जोशी ने कहा कि सीपीआईएम पार्टी को पहले अपनी स्थिति को जांच लेना चाहिए। आपके पास लोकसभा में 1 सांसद है और राज्यसभा में 2 सांसद है। आप हिंदुत्व और विचारधारा की बात करते हैं, पहले अपनी विचारधारा लोगों के बीच तो लेकर जाए। तो हिंदुत्व के बारे में बात करके कांग्रेस को उन्होंने जो टांग दिया है, मैंने इतना ही कहना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थिति है वो पहले वो देखने दो। केरल के एक ही गवर्नमेंट है, वो भी केरल में यूडीएफ का गवर्नमेंट है, एलडीएफ का गवर्नमेंट है। वो एलडीएफ मीन्स उसमें भी कम्युनिस्टों का पूरा बहुमत नहीं है। बाकी सब पार्टियों मिलके ये कर रहा है। आपका कोई एड्रेस नहीं है। आपको हिंदुत्व के निलंबित बीएसपी नेता दानिश अली ने पार्टी से निलंबित किए जाने पर अपनी सारी आपबीती बयान की। उन्होंने कहा कि मुझे मायावती जी का बहुत समर्थन मिला है, लेकिन उनका फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बीएसपी को मजबूत करने का प्रयास हमेशा से किया और आगे भी करता रहूंगा। कभी पार्टी विरोधी काम नहीं किया। मैंने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत। महेंद्रगढ़ में एक बड़ी रैली आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार लगातार हरियाणा में विकास के काम कर रही है। हरियाणा के लोग बहुत मेहनती हैं और वो लगातार देश की सेवा भी कर रहे हैं। किसानों को बेटा देश के सुरक्षा के लिए धूप में बारिश में खड़ा होते हैं, इसका प्रमाण आज आप लोगों ने दिया। जो सुबह 10 बजे तक, 10 बजे से लेके अभी 3:30 बजे तक धूप में बैठे रहना मेरे से नहीं हो सकता मेरे मित्रों। ये तो आपके द्वारा ही हो सकता है, इसी गांव का ही हो सकता है। इस भूमिका जो दक्षिणी हरियाणा के लोग ही कर सकता है। महेंद्रगढ़ में जन विश्वास रैली आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे। तस्वीरें भी दिखाई दी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि अभय सिंह यादव ने इस इलाके की आवाज विधानसभा में मजबूती से उठाई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस इलाके का विकास बखूबी किया है। कांगड़ा हीर के इस मैदान में ये हजारों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम का आयोजन किया है हमारे अभय सिंह यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र की बहुत मजबूत आवाज है। क्योंकि मुझे ध्यान में है, जब मैं पिछली सरकार में विधायक था, मंत्री था, तब अभय यादव जी इस क्षेत्र की आवाज मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाते थे और उसका परिणाम है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस रैली के स्टार रहे बीजेपी के विधायक अभय यादव और लोगों को संबोधित भी किया, इमोशनल भी हुए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं की, सकारात्मक राजनीति की है और इसका परिणाम आप सभी ने दिया है। अपने समर्थकों को एक बड़ा संदेश भी देते नजर आए। कल से परमात्मा ने इतना दिया है कि उस विधवा मां की कोख से
आज भी 10 क्लास 1 अफसर उस परिवार में है। मुझे इससे बड़ा पारितोषिक परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों के दिल में दिमाग में कई बार ये बात रहती है कि इसको विधायक को कुछ नहीं मिला। अरे मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया। मेरे को इतना प्यार मिल गया आप लोगों का कि मेरी एक आग्रह पर आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से यहाँ बैठे हो। भारत माता की। इससे बड़ा पारितोषिक मुझे, मेरे लिए कोई इससे बड़ा पारितोषिक नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, सकारात्मक राजनीति करता हूं। राजनीति का नाम ही राज करने की नीति है। अब राज करने के लिए अपनी अपनी नीति सब बनाते हैं। रणनीति जंग में बनाई जाती है, लेकिन आजकल राजनीति जंग से कम भी नहीं है। जुबानी जंग है और निशाने भी साधे जाते हैं, लेकिन इसी बीच जो रिजल्ट आता है वो जनता ही दे पाती है। सब आपके हाथ में। अब किसी का कमल खिलेगा या किसी का हाथ मजबूत होगा या फिर दूसरी पार्टी को नुकसान या फायदा होगा, ये भी आप पर निर्भर करता है। इसलिए 2024 में जरूर तैयार रहिए, चुनाव नजदीक है। नमस्कार।